सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेक्चरिंग मेडिकोस। देखिए, ये है आपके प्यारे से चैनल का नाम। इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि आप लेक्चर नंबर 15 पे हैं तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि बाकी लेक्चर्स कैसे थे, बाकी सारी चीज़ें। अगर इफ़ यू मिस टू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ चेक इट आउट। ठीक है, और चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 14 में हम लोग देख रहे थे कि एग्जैक्टली कैल्सिफिकेशन का क्या मैकेनिज्म है, कैसे होता है, क्या सारी चीज़ें, ये वो टाइप्स वाइप सारी चीज़ें। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 15 में आप देख रहे हो क्या, एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 15 में हम लोग देख रहे होंगे कि एग्जैक्टली कि आपका एसिडोसिस एल्कलोसिस क्या होता है। तो ये आपके लिए नया तो नहीं है, आई होप। अगर नया होगा तो दिक्कत है थोड़ी सी। ठीक है, ये आपको एसिडोसिस एल्कलोसिस आप सुन चुके हैं, पहले भी सुन चुके हैं आप लोग। और अगर हम बात करें आगे, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, अगर हम लोग आगे थोड़ा सा बात करें तो देखिए, एसिडोसिस और एल्कलोसिस क्या है। आप फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े थे इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ यूबी फार्मा। एंड देखिए, एसिडोसिस मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है। एसिडोसिस मतलब कुछ कुछ एसिड से रिलेटेड, मतलब ऐसी बॉडी का कंडीशन जो कि एसिडिक हो, वो होता है आपका एसिडोसिस। और एल्कालोसिस मतलब ये किस टर्म से आया है आपका, एल्कालोसिस मतलब एल्कालाइन से आया है। ठीक है, एल्कालाइन मतलब क्या होता है, आपको पता है हमारी पूरी बॉडी एल्कालाइन होती है। पूरी बॉडी का मतलब क्या है, मतलब कि आपका पता है आपका ब्लड एल्कलाइन होता है थोड़ा सा ना, मतलब ये अराउंड बोल सकते हैं 7.35 से 7.45 के आसपास ये आपका एल्कलाइन होता है हमारा ब्लड। और हमारे ब्लड के एल्कलाइन होने की वजह से हमारा ओवरऑल जो हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है, वो ओवरऑल या फिर हमारी पूरी बॉडी है वो अल्कलाइन बोल सकते हैं आप। अब ये करने मतलब नहीं आप ये लगेंगे कमेंट करने कि भाई हमारी जो स्टमक है वो एसिडिक है, हमारा बाकी ड्यूडेनम का कुछ और पीएच है, हमारे माउथ का कुछ और पीएच है, हमारे यूरिन का कुछ और पीएच है, बाकी सारी चीज़ें वो मैं यहाँ पे वो उस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्यू टू द यू नो अल्कलाइन नेचर ऑफ आवर ब्लड, हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी थोड़ी सी अल्कलाइन होती है। ठीक है, या फिर हमारे बॉडी में बेस थोड़ा सा बोल सकते हैं आप। ठीक है, उसकी मेजोरिटी होती है। तो एसिडोसिस एल्कलोसिस, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। एसिडोसिस एल्कलोसिस आपको मतलब अब समझ में आ गया होगा कि मतलब इधरली हम लोग क्या देख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसिडोसिस की, तो एसिडोसिस में क्या होता है आपका, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी का एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज होता है। और अगर हम लोग बात करें एल्कलोसिस के बारे में, एल्कलोसिस मतलब क्या होता है आपका, एल्कलाइन नेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल हमारे बॉडी का बेस या फिर बेसिसिटी इंक्रीज होती है। देखिए, आपको पता है ना कि मतलब मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें पहले यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले, कि हमारी बॉडी में आप बोल सकते हैं कि कुछ कुछ पाथवेज होते हैं, कुछ कुछ रेगुलेटरी पाथवेज होते हैं जो कि आपका मतलब एग्जैक्टली पीएच को मेंटेन करते हैं। ये सारा खेला पीएच का है भैया, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो आपका मतलब ये आपका हम लोग पीएच से डिटरमाइन करते हैं कि एसिडिक है कि बेसिक है, एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस है। तो बाकी अगर हम बात करें मतलब कुछ क्या क्या पाथवेज हमारी बॉडी में होती हैं, ऐसी कौन सा मैकेनिज्म, कौन सा सिस्टम काम कर रहा है कि हमारे बॉडी में आप बोल सकते हैं कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। तो आपका पहला, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, नोट इट आउट, कि आपका जो पहला होता है वो आपका होता है, आप बोल सकते हैं कि एक्सक्रीटरी पाथवे। दूसरा होता है आपका रिस्पिरेटरी पाथवे, मतलब आपका एक यूरिनेशन से या फिर एक्सक्रीशन से आप बोल सकते हैं आपका पीएच को मेंटेन करती है हमारी बॉडी। दूसरा आपका होता है रिस्पायरेशन से। आप सुने हो ना कि आप लोग, अगर आप लोग रिस्पायरेशन चैप्टर पढ़े हो ऑफ क्लास 11th इन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी नहीं था हमारे 11 में, हम लोग को ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना था 11 में हमारे बायो के। तो आप लोग उसमें पढ़े होंगे कि पूरे मैकेनिज्म में एग्जैक्टली कि जो हमारा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका क्या करता है कि आपका एसिडिटी, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर को बढ़ाता है हमारी बॉडी में। जैसे कि अगर CO2 अगर हमारे ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा हमारे टिश्यूज़ में तो आपका एसिडिटी बढ़ती है, हमारा टिश्यू मतलब एसिड मतलब सिक्रेट करता है, फिर एसिडिटी की थोड़ा सा तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो अगर CO2 एक्यूमुलेट हो गया, तो मैं रिस्पायरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं आपको दो रेगुलेटरी पाथवेज के बारे में बताया, एक हो गया एक्सक्रेशन, एक हो गया रिस्पिरेशन। तो अगर हम इस रिस्पिरेशन के बारे में बात करें तो आपका अगर CO2 ज़्यादा अगर मतलब एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसकी वजह से आपका एसिडोसिस होगा। अगर O2 ज़्यादा, ये भी आप जान दीजिए, अगर O2 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आपका एल्कलोसिस होगा, सॉरी एसिडोसिस। ये भी जान लीजिए कि अगर आपका O2 ज़्यादा होगा तो आपका होगा क्या, एल्कलोसिस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करके आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ कि देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे मतलब कि हमारा अगर O2 भी बढ़ेगा तो हमारा होगा क्या, एल्कालोसिस। मतलब कि हमारा वेंटिलेशन अगर ज़्यादा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपका एयर का इंटेक डेफिनेटली ऑक्सीजन का अगर आप स्पेसिफिकली अगर ज़्यादा इंटेक कर रहे हो
तो हमारा मतलब एल्कलोसिस की तरफ हमारी बॉडी जाएगी। मतलब हमारा देखिए, ये जरूरी नहीं है कि मेरी बॉडी या तो अल्कलाइन रहे या तो एसिडिक रहे, तो मतलब दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक विल बोल सकते हैं थोड़ा न्यूट्रल स्टेट में हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपका, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एल्कोलोसिस के ऊपर, तो मतलब अगर हमारा ऑक्सीजन भी हम लोग ज़्यादा रहे हैं तो आपका एल्कोलोसिस होगा। जैसे आपका वेंटिलेशन वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हो, तो आपका आपका क्या होगा, एल्कलोसिस। अगर आप CO2 ज़्यादा है तो आपका एसिडोसिस। और क्या है, अगर एक्सक्रीटरी की मैं बात करूँ तो एक्सक्रीटरी पाथवे जो है ये भी आपका ओवरऑल मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं तो देखिए आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि अगर एक मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे में एसिडिटी हो गई। एसिडिटी तो स्पेसिफिकली आप डाइजेस्टिव के लिए हम लोग यूज करते हैं, डाइजेशन वगैरह के लिए। आप ये ना वर्ड यूज करके आप यहाँ पे एसिडोसिस यूज करिए। अगर एसिडोसिस होता है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था कि अगर हमारा एसिडोसिस अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, या फिर एसिडोसिस हमारे अगर बॉडी में होता है, तो हमारा हमारा बॉडी क्या करेगा, CO2 का एक्सहेलेशन कराएगा। इसका एक्सहेलेशन करने की वजह से हमारे ब्लड में CO2 का कंसनट्रेशन कम होगा, जिससे कि आपका pH ओवरऑल क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी यहाँ पे ये मेंटेन कर ली। बाकी ऐसे ऐसी चीज़ें हम लोग आगे देख रहे होंगे, ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह हम मतलब नोट में हम लोग देख रहे होंगे अपने। तो इसको थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे अब क्या यहाँ पे कर रहा है कि जो आपका एसिडिटी या फिर बेसिसिटी है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं पीएच पावर। पीएच का फुल फॉर्म आपका क्या होता है पता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म होता है मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन वगैरह को आप अगर जिस चीज़ में स्टडी कर रहे होते हैं उसको आप पीएच बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि जो हमारा फॉर एग्जांपल अगर ये जो 7 pH है, इतना तो आपको पता है ये न्यूट्रल होता है। अगर इसके कम होगा तो एसिडिक, इससे ज़्यादा होगा तो बेसिक। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अपने एक फंक्शन की अपने बॉडी की कि वो किस चीज़ पे फंक्शन करता है स्पेसिफिकली, किस पॉइंट पे, तो जो 7.35 से 7.45 है, ये एक बोल सकते हैं एक मीन है हमारी बॉडी का, या फिर एक बोल सकते हैं एक एवरेज वैल्यू है जिस पे कि हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शन करता है। और इसी पीएच पे हमारा बॉडी ज़्यादा सूटेबल या फिर ओवरऑल फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है। इससे अगर ये डिक्रीज होता है तो एसिडोसिस की तरफ हमारी बॉडी जाएगी। इससे अगर इंक्रीज करता है तो हमारा एल्कोलोसिस की तरफ हमारी बॉडी जाएगी। ठीक है, और अगर मैं आगे बात करूँ अगर वेरियस पाथवेज की, ठीक है, मतलब वेरियस रेगुलेटरी पाथवेज कौन कौन से हैं हमारे बॉडी में कि जो कि आपके पीएच को रेगुलेट करते हैं। मैं अभी बात कर चुका, आपको ओवरव्यू एक स्मॉल सा दे चुका हूँ कि आपका रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रेटरी। ठीक है, आपका 2 पाथवेज हैं जिससे कि हमारा बॉडी पीएच को हमारे मेंटेन कर रहा होता है। अगर मैं आगे बात करूँ यहाँ पे, अरे यार इतना ये क्यूब थोड़ा भाग जा रहा है ऊपर नीचे ज़्यादा। ठीक है, अगर हम रिस्पायरेटरी के बारे में बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं थोड़ा सा राइट। हाँ, ठीक है, तो अगर हम रिस्पायरेटरी के बारे में बात करें तो क्या है, आपका ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारा लंग्स है ये हमारा फ्लश आउट करता है। ठीक है, फ्लड फ्लश एसिड आउट ऑफ आवर बॉडी बाई CO2 एक्सहेलिंग। मतलब हमारा CO2 का मैं आपको मैकेनिज्म बता ही चुका। अगर CO2 का एक्सहेलिंग हो रहा है मतलब बाहर निकल रहा है, तो ओवरऑल ये इनडायरेक्टली हमारे एसिड को फ्लश आउट कर रहा है हमारा लंग्स। तो यही है एसिडोसिस में क्या होता है आपका, अगर एसिडोसिस हुआ हमारे बॉडी में तो CO2 का एक्सपीरेशन ज़्यादा होगा। एक्सपीरेशन मतलब CO2 अगर फॉर एग्जांपल एसिडोसिस हमारी बॉडी में हो गई तो मैकेनिज्म क्या काम करेगा कि एक्सपीरेशन कर रहे होंगे हम लोग, बाहर निकाल रहे होंगे हमारे CO2 को। उससे क्या होगा कि ब्लड में CO2 कम होगा तो पीएच हमारा ज़्यादा होगा। अगर मैं बात करूँ एल्कलोसिस की, तो एल्कलोसिस में क्या है, मैं आपको बताया था ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से भी आपका ओवरऑल एल्कलोसिस होता है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर ये ज़्यादा भी हो जा रहा है, आप ज़्यादा रिस्पिरेशन कर रहे हो, मतलब रिस्पिरेशन नहीं, ज़्यादा इंस्पिरेशन वगैरह कर रहे हो O2 वगैरह का, तो उससे भी आपका एल्कोलोसिस कॉज होता है। ठीक है, डोंट नो कौन याद कर रहा है यार, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो एल्कोलोसिस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या है, मैं आपको ऑक्सीजन का सारा फंडा बताया ही था कैसे क्या हो रहा है। तो अगर हमारा देखिए, अगर हमारे बॉडी में एल्कोलोसिस हो रहा है, ठीक है, तो एल्कोलोसिस होगा तो इसमें क्या होगा कि आपका O2 का जो मतलब इंस्पिरेशन उसको लोग थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है, O2 का हम लोग इंस्पिरेशन थोड़ा सा कम कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, आपका हमारे ब्लड में O2 कम हो जाएगा, तो ब्लड में O2 कम होने की वजह से हमारा पीएच कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग आगे थोड़ा सा बात करें तो जो हमारा रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में अगर मतलब कि हमारा रिस्पायरेटरी की हम लोग बात करें तो अगर रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में कॉज एसिडोसिस और हाइपरवेंटिलेशन में कॉज एल्कलोसिस, मैं आपको बता ही चुका। हाइपरवेंटिलेशन मतलब O2 का अगर ज़्यादा आप इंटेक करते हो तो आपका एल्कलोसिस कॉज हो जाता है। और रिस्पायरेशन हम लोग कम करते हैं, अगर आप रिस्पायरेशन कम करोगे तो रिस्पायरेशन कम करने की वजह से क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन है उसका इंटेक कम होगा। ऑक्सीजन का इंटेक कम होगा तो आप CO2 भी बाहर कम मतलब जो बाहर निकालते हो उसको कम निकालोगे। जैसे कि अगर आप अपनी सांस रोक के बैठ जाओगे तो उसमें क्या होगा कि आप CO2 बाहर नहीं निकाल पाओगे, तो CO2 अगर एक्यूमुलेट होगा तो आपका एसिडिक कैरेक्टर इनक्रीज होगा, मतलब एसिडिटी इनक्रीज होगा, तो हमारा एसिडोसिस हो गया। ठीक है
तो अगर मैं आगे बात करूँ एक्सक्रेटरी के ऊपर, वी हैव डन विद द रिस्पायरेटरी। देख लीजिए आप, फिर से मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ। हम लोग देखिए एसिडोसिस एल्कलोसिस देख रहे थे, तो इसमें हम लोग वेरियस अगर पाथवे के बारे में बात करें तो हमारा 2 था, रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रेटरी। तो हम लोग वी हैव डन विद द रिस्पायरेटरी, मतलब हम इसको एक छोटा सा ओवरव्यू लिए हैं, बाकी मैकेनिज्म हम लोग और देख रहे होंगे। और अगर मैं एक्सक्रेटरी के बारे में अब हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर इसको देखते हैं तो देखिए जो हमारा किडनी होता है, क्योंकि एक्सक्रेटरी कौन मेंटेन करेगा भाई, किडनी मेंटेन करेगा ना। तो एक्सक्रेटरी जो है आपका, किडनी हमारा रेगुलेट करता है हमारे पीएच को बाई एक्सक्रीटिंग बाई कार्बोनेट आयन, SCO3 आपको पता ही होगा, SCO3 माइनस आयन, मतलब ये आपका बाई कार्बोनेट आयन या फिर इसको बेसिक नेचर का होता है, बेस होता है ये। अगर हम बात करें एसिडोसिस की, मतलब एसिडोसिस क्या होगा, अगर आपका एसिडोसिस होता है तो आपका जो एक्सक्रीशन है बेस का वो कम हो जाएगा। बेस का एक्सक्रीशन कम कैसे हो रहा है, जो आपका बाई कार्बोनेट आयन है, अगर इसका एक्सक्रीशन कम करोगे तो आपका पीएच बढ़ेगा। पीएच बढ़ेगा तो आपका ठीक है मेंटेन हो गया पीएच। अब कैसे, अब फिर से सुनिए, अगर आपका एसिडोसिस हुआ मतलब आपका, तब क्या करोगे, मतलब आप जो बेस हमारे बॉडी में थोड़ी मोड़ी बची है उसको भी अगर आप ओवरऑल मतलब कि निकाल दोगे तो आपका और एसिडिटी बढ़ेगा। मतलब कि अगर एसिडिटी है, बेस को आप और निकालते जा रहे हो और निकालते जा रहे हो तो आपका एसिडिटी तो और बढ़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा बेस हमारे बॉडी में आएगा उतना वो न्यूट्रल करेगा एसिडिक को, तो उतना पीएच हमारा बढ़ेगा। तो उसकी वजह से मतलब कि हमारा एसिडोसिस कंडीशन में हमारा जो बेस का है उसको हम लोग कम निकालते हैं हम अपने बॉडी से, तो कम निकालोगे तो आपका बेस ज़्यादा आएगा हमारी बॉडी में। बेस ज़्यादा बनने की वजह से आपका, या फिर होने की वजह से आपका पीएच बढ़ जाएगा। अगर हम एल्कालोसिस के बारे में बात करें, मतलब अगर बेसिक कैरेक्टर हमारे बॉडी में इंक्रीज हो गया है तो हमारा जो बेस एक्सिस बेस है या फिर आप बाइकार्बोनेट आयन जो हमारा है ये बेस ही है, तो इसका एक्सक्रेशन कर दोगे तो आपका पीएच कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब हम लोग पाथवे समझ चुके हैं अपना, एक्सक्रेटरी रिस्पिरेटरी, ठीक है, रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रेटरी, ठीक है। अगर अब हम लोग आगे देखें तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं एसिडोसिस को एल्कलोसिस को सेपरेट वे में। मतलब कि एसिडोसिस को हम लोग पूरा समझेंगे, एसिडोसिस क्या होता है, क्या मैकेनिज्म है, कैसे कैसे होता है, इसका साइन सिम्टम, इसका आउटकम वगैरह क्या क्या है। उसके बाद फिर हम लोग इसका एल्कलोसिस वगैरह सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एसिडोसिस के बारे में बात करूँ तो इसमें क्या होता है, आपका इंक्रीज मेटाबॉलिक एसिड प्रोडक्शन या तो होता है, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये कार्बोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा एसिडोसिस होगा। मतलब एसिड का प्रोडक्शन नॉर्मली बढ़ेगा तो एसिडोसिस हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हम लोग ओवर कंजप्शन कर रहे हो, कंजप्शन अगर हम ज़्यादा कर रहे हो एसिड का तो आपका एसिडोसिस होगा। और क्या होगा आपका, और अगर हम बात करें तो आपका, और दूसरा चीज़ क्या होगा, अगर हम लोग डिक्रीज एक्सक्रेशन ऑफ एसिड, एसिड इंक्रीज प्रोडक्ट, मतलब कि जो आप दो आपका चीज़ हो सकता है, जैसे कि आपका या तो एसिड प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाए, दूसरा क्या हो सकता है, या तो आप कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हो, मतलब कि ज़्यादा एसिड ले रहे हो और बाहर कम निकाल रहे हो तो हो सकता है। तीसरा क्या है कि आप बेस को एकदम ज़्यादा ले रहे हो, मतलब बेस को मतलब ज़्यादा एक्सक्रीट कर दे रहे हो, ठीक है। एक बात बताओ, अगर आपको एसिडोसिस है, मतलब आप में एसिडिक फॉर एग्जांपल एक नेचर आ गया है ज़्यादा, मतलब एसिड ज़्यादा होगा आपकी बॉडी में, ठीक है, और आप बेस निकालते जा रहे हो, बेस और निकालते जा रहे हो तो एसिड इनडायरेक्टली बढ़ेगा ही ना। तो वो सारी चीज़ें, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइन एंड सिम्टम की इसके, तो इसमें क्या होता है, इसका साइन एंड एसिडोसिस होता है तो इसका सिम्टम क्या होता है, ब्रीथलेसनेस हमारी होने लगती है, ब्रीथिंग वगैरह कम होने लगती है, आप मतलब रेस्टलेसनेस आपको होने लगता है, लेथार्जीनेस होता है, मतलब कि आप लैक ऑफ एनर्जी होती है, और ट्रीमर्स वगैरह, मतलब सेकिंग, मतलब एक बोलते हैं ना कि मतलब एक रह के झटके आना, उसको ट्रीमर्स बोलते हैं, ठीक है। और फ्लशिंग वगैरह होने लगता है इनडायरेक्टली, तो आप इसको बोल सकते हैं ये साइन एंड सिम्टम है एसिडोसिस के। अगर मैं इसके आउटकम्स के बारे में बात करूँ तो ये क्या कहता है, CNS डिप्रेशन भी कराता है, जिसमें कि आपका डिक्रीज सिनेप्टिक ट्रांसमिशन वगैरह होने लगता है। और उसके बाद सीवियर एसिडोसिस भी होता है, सीवियर एसिडोसिस होने की वजह से आपका डिसओरिएंटेशन हमारे बॉडी का होता है, डेथ हो सकता है, कोमा में जा सकते हैं हम, ठीक है। अब हम लोग बात करें अगर एल्कालोसिस के बारे में, तो एल्कालोसिस क्या होता है आपको पता ही है, मतलब अगर हमारे बॉडी में बेस का अगर ओवरऑल नेचर इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मैं बात करूँ तो पहला क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, जैसे कि वोमिटिंग, डायरिया। वोमिटिंग आपको पता है ना, अगर वोमिटिंग आप करते हो तो आपका HCl है जो आपके स्टमक से, फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपके थोड़ा माइंड में माइंड मैप बनाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की अगर बात करें तो इम्बैलेंस ही होती है हमारा अगर इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे कि आपका वोमिटिंग करते हो तो HCl हमारे स्टमक में होता है, वो मतलब वो बाहर हो जाता है, मतलब एसिड अगर आप बाहर निकाल दोगे तो बेस नॉर्मल सी बात ही बढ़ जाएगा, तो आपका एल्कोलोसिस यहाँ पे हो सकता है, एल्कोलोसिस, ठीक है। और डायरिया वगैरह में आपका हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल अगर आप सेकंड की बात करें, दूसरा क्या हो सकता है, तो या तो आप कंजम्पशन बढ़ा दो, मतलब आप या तो बेस ज़्यादा लेने लगो, या तो फिर बेस को बोल सकते हैं कि मतलब कम निकालो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सेकंड की, तो इसमें क्या हो सकता है आपका कंजम्पशन या तो आप ज़्यादा करो, मतलब या तो फिर आप ज़्यादा बेस खाने लगो, या फिर बेस को आप निकालो ही ना अपने बॉडी से, ठीक है, या फिर डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बेस करने लगो, जैसे बाइकार्बोनेट फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बेस। तो अगर आप बेस को कम निकाल रहे हो तो भी आपका मतलब बेस आपका एक्यूमुलेट होगा, फिर ज़्यादा होगा। अगर या फिर आप हाइपर वेंटिलेशन करो, मैं आपको बताया था, हाइपर वेंटिलेशन में आपका O2 ज़्यादा अगर आप लेते हो तो भी आपका ये आपका एल्कलोसिस कॉज करता है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या होगा, आपका CO2 का एक्सपिरेशन जो है ये ज़्यादा होगा। अगर आप हाइपर वेंटिलेशन लोगे तो आपका ये तो ऑक्सीजन वाला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या है कि आपका CO2 है, इसका भी वेंटिलेशन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि आपका एसिड बनेगा नहीं तो बेस ही ज़्यादा बनेगा। तो वो बात हो गई, क्योंकि आपका CO2 आपका एसिडिटी मतलब एसिडिक कैरेक्टर कॉज करता था ना। एसिडिटी तो बाद में मैं डाइजेस्टिव में चला जा रहा हूँ, वो नहीं, आपका वहाँ पे एसिडोसिस का कर रहा था, तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा था वहाँ पे। तो वही चीज़ है, अगर CO2 निकल गया तो एसिड बना कहाँ वो आपका। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, थोड़ा स्पेन चेंज कर लेता हूँ, आपके एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, वो भी आपका एल्कोलोसिस कॉज करा सकते हैं। अगर मैं साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करूँ तो रिस्पायरेटरी स्लो हो सकता है हमारा, आपका हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस वगैरह आ सकते हैं, टिटैनिस जिसको आप बोलते हो, आपका डिसरिदमिया हो सकता है, मतलब रिदम आपका बोल सकते हैं कि उसका वैल्यू डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, मतलब रिदम डिसबैलेंस हो सकता है हमारे हार्ट का, ठीक है। और ये आपका क्या है फोर्थ, आपका एट्रियल ट्रैकीकार्डिया हो सकता है, टैकीकार्डिया, जैसे कि इसमें हार्ट रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा, अब नॉर्मल हार्ट रिदम आपका आने लगता है। और इसके आउटकम की अगर हम लोग बात करें या फिर मैनिफेस्टेशन की, तो इसमें क्या होगा, नर्वसनेस आपको होने लगता है, मसल स्पैज्म होने लगता है, कन्वल्सन होने लगता है। कन्वल्सन क्या होता है, इसमें आपका रैपिड इनवॉलेंट्री मसल का होता है, वो आपका बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होने लगता है, ठीक है। और जो कि अनकंट्रोलेबल आपका एक सेकिंग कॉज करता है, फिर लिम्ब मूवमेंट वगैरह, जैसे रह रह के कोई झटके वटके नहीं आने लगते हैं। इनवॉलेंट्री मसल मतलब वो जो मसल आपके रह रह के थोड़ा सा ऐठने बैठने लगते हैं, वो सारी चीज़ें। ये आपका एल्कोलोसिस से हम लोग बात कर रहे हैं आउटकम की, ठीक है। और यहाँ पे अनकॉन मतलब कॉन्शियसनेस जो आपका होता है वो लॉस होने लगता है, डेथ वगैरह की भी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारा रहा आज का लेक्चर, होप आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग देखें एसिडोसिस एल्कोलोसिस क्या होता है, वेट फॉर वाइल। हम लोग देखे थे मतलब पीएच वगैरह, मतलब कौन सा नॉर्मल होता है जिसमें हमारी बॉडी ओवरऑल काम कर रही थी। हम लोग रेगुलेटरी पाथवेज देखें, रिस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी, इसको हम लोग एक्सप्लेन किए, एसिडोसिस एल्कोलोसिस का सिम्टम, साइन, मैनिफेस्टेशन या फिर आउटकम वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग बात किए। तो इस लेक्चर में आपको बस इतना ही जानना था, इससे ज़्यादा आपको जानना भी नहीं है। ये आपका मोर देन इनफ जो है उसको कंप्लीट इस लेक्चर में करा दिया गया है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है नेक्स्ट लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 16 होने वाला है। बस आपका ये आपका चैप्टर नंबर 1 आपके यूनिट पैथोफिजियोलॉजी का खत्म, ठीक है। सो होप अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ठीक है। आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर वगैरह अच्छे लग रहे हैं तो अच्छा हाँ, लेक्चर कैसा लगा आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई फीडबैक वगैरह तो उसको भी कमेंट करिएगा। और ठीक है, नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। अबाउट सेक्शन में हमारे यूट्यूब चैनल के है हमारा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप देख लीजिए। या फिर अगर आपको उतना मेहनत लग रहा है तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके यही आपका जो टैगलाइन है इसको सर्च करिए, आपका हमारा चैनल पब्लिक चैनल मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।